मैं सिकंदर खान आज फिर आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, हमें हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं संसाधनों के अंदर कोयला और पेट्रोलियम ये हमारे संसाधन हैं। देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति में हमें स्वतः ही उपलब्ध हुए हैं, जैसे जल, वायु, मृदा, खनिज। ये वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से उपलब्ध हुए हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जबकि वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हैं उन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। इस लेसन के अंदर हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ बुजुर्ग के द्वारा एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हम प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का हम निरंतर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है वो सभी प्रकार के देखें तो हम लगातार काम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम लगातार काम ले सकते हैं। तो हम प्राकृतिक संसाधनों को निरंतर काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये उनकी उपलब्धता पर सुनिश्चित होता है। तो इनकी उपलब्धता के आधार पर इन प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति में इतने अधिक असीमित मात्रा में मिले हैं कि हम अपने मानवीय गतिविधियों द्वारा उनको समाप्त नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होंगे, अतः ये निरंतर काम में लिए जा सकते हैं। ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति में प्राप्त वे साधन जिनकी मात्रा सीमित है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा यदि उनका असीमित इस्तेमाल होता रहा, असीमित दोहन होता रहा, तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो संसाधन हमारे लगातार इस्तेमाल करने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और हमारी आगे पीढ़ियों को नहीं मिल पाएंगे। हम एक छोटी सी क्रियाविधि के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टॉफियों से भरा हुआ जार है और यही जार हम किसी एक बच्चे को दें तो उसके लिए वो टॉफियाँ काफ़ी संख्या में है। लेकिन वही एक जार जब दो बच्चों के हाथों में दिया जाए तो टॉफियों की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका बंटवारा हो गया है। लेकिन यही जार जब चार बच्चों के बीच हो तो इस साधन की मात्रा और भी कम हो जाएगी। और यदि वही जार 6 बच्चों के बीच हो तो निरंतर हम देख रहे हैं कि टॉफियों की संख्या उन बच्चों को जो प्राप्त होगी वो लगातार कम होती जाएगी। तो यही स्थिति प्राकृतिक संसाधनों की है। हम यहाँ टॉफी की जगह खाद्य पदार्थ, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इन प्राकृतिक संसाधनों को माने तो हम देखते हैं कि इनका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनका दोहन भी बढ़ता है, अर्थात इनका उपयोग भी बढ़ता है। ठीक है,
तो इन प्राकृतिक संसाधनों को यदि हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और इसका मितव्ययिता के साथ इस्तेमाल करना होगा। कोयला, पेट्रोल, ये कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले हैं और ये प्राकृतिक संसाधन जो कोयला और पेट्रोल है वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से प्राप्त होते हैं, उससे बनते हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अर्थात कोयला और पेट्रोल ये जीवाश्म ईंधन है। अब बात आती है कोयला क्या है या कोयला कैसे बनता है, और यही बात इस पुस्तक के अंदर पहली के समझ में नहीं आ रही है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये बनता कैसे है। देखिए, पहले बात करते हैं कि कोयला है क्या। कोयला एक काला कठोर पदार्थ होता है। कोयला हम सब का देखा हुआ है, पत्थर जैसा कठोर काले रंग का एक पदार्थ कोयला है जो हमारे द्वारा घर में खाना पकाने के लिए रसोई अर्थात चूल्हे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रेल के इंजन चलाने के लिए जो भाप बनाते हैं उसमें भी पहले इनका इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित हो गया है, बाकी विद्युत पर आधारित काम चलता जा रहा है। इसके अलावा तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जीवन में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोयला काम आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये कोयला बना कैसे, इसके बनने की कहानी आखिर है कैसे। देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में जहां घने वन थे, पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में जहां कभी बहुत घने वन थे, वहां बाढ़ आ गई या कोई बाढ़ जैसी अन्य प्राकृतिक आपदा आ गई। उस आपदा के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, अर्थात मिट्टी के नीचे दब गए। अब साल दर साल पर मिट्टी और जमा होती गई और जमा होती गई, और जैसे जैसे मिट्टी उन पर आती गई वो वैसे वैसे गहरे होते गए, संपीड़ित होते गए, उन पर ताप भी बढ़ता गया। और ये गहराई बढ़ने के साथ ताप दाब जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार मृत वनस्पति है वो धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदल गई, और मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। चूँकि ये जो कोयला है वो वनस्पति के अवशेष से बना है और वनस्पति सजीव है, जीव है, अतः कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। वायु में जब कोयले को गर्म किया जाता है या इसको जलाया जाता है तो ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। वायु में जलाने पर कोयला कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले का जब प्रोसेस किया जाता है या प्रक्रमण किया जाता है तो कुछ अन्य उत्पाद हमें कोयले से मिलते हैं। कोक, कोलतार, कोल गैस या कोयला गैस। यानी कोक, कोलतार, कोयला गैस ये कोयले के प्रोसेसिंग द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं पहले कोक। कोक आखिर है क्या? देखिए, कोक हमें इतना पता चल गया कि कोक एवं कोयले से मिला है। कोक एक कठोर, सैरंध्र और काला पदार्थ है और कोक कार्बन का एक लगभग शुद्ध रूप है। इस कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत सी धातुओं के प्रोसेसिंग में, निष्कर्षण में इस कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कठोर, काला और सैरंध्र पदार्थ कोक है। नेक्स्ट पदार्थ है कोलतार। देखिए, कोलतार और डामर एक ही नाम है।
कोलतार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है और ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का मिश्रण है? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार से प्राप्त जो उत्पाद है, उन उत्पादों को हम दैनिक जीवन में कई जगह काम लेते हैं। कोलतार से जो पदार्थ अपने को मिलते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, वो दैनिक जीवन में हमारे कई काम आते हैं। जैसे औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में जैसे संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि निर्माण, विस्फोटक निर्माण, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि के निर्माण में इस कोलतार का इस्तेमाल होता है। और विशेष बात यह है कि मौत और कीटों को भगाने के लिए जिस नेपथेलिन की गोलियां हम इस्तेमाल करते हैं, वह नेपथेलिन की गोलियां भी कोलतार से ही बनाई जाती है। और आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, जबकि एक समय था जब सड़कें केवल कोलतार से ही बनाई जाती थी, लेकिन आजकल कोलतार का इस्तेमाल लगातार कम होता जा रहा है और कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम का एक उत्पाद बिटुमिन है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है ताकि सड़क पक्की हो सके। नेक्स्ट है कोयला गैस या कोल गैस। देखिए, ये जो कोयले का उत्पाद है, वो कोयले के प्रोसेसिंग द्वारा जब हम कोक बनाते हैं उस समय कोयला गैस या कोल गैस हमें प्राप्त होती है। अर्थात जब कोयले का प्रोसेस किया जाता है कोक बनाने के लिए, उस समय हमें कोयला गैस मिलती है। और यह कोयला प्रोसेसिंग संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आ जाता है। तो इस प्रकार कोक, कोलतार, कोयला गैस ये कोयले के उत्पाद हैं। कोल गैस या कोयला गैस के इस्तेमाल के संदर्भ में हम बात करें तो लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास इस कोयला गैस का इस्तेमाल पहली बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। अर्थात कोयला गैस का इस्तेमाल किस में किया गया? पहली बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत में किया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और ये किस प्रकार बना है, इसके उत्पाद क्या क्या हैं, और ये एक सीमित संसाधन है जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता रहा तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये प्राप्त नहीं होगा। अतः हमें इस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल सोच समझकर करना है ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भरपूर मात्रा में कोयला उपलब्ध करवा सकें। प्राकृतिक संसाधन कोयले के बारे में बात की, अब हम पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कोयला और पेट्रोल ये प्राकृतिक संसाधन है और पेट्रोल जो प्राकृतिक संसाधन है वो बड़े बाहरी वाहन, छोटे वाहन जो स्वचालित हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि को चलाने में काम आ रहा है। इसी प्रकार जो और ज़्यादा भारी मोटर वाहन ऐसे ट्रक, ट्रैक्टर आदि को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन के प्राकृतिक स्रोत हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। यानी पेट्रोलियम क्या है? देखो, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा और ओलियम से हुई है। पेट्रा का मतलब है चट्टान और ओलियम का मतलब है तेल। तो इस प्रकार पेट्रोलियम शब्द पेट्रा और ओलियम शब्द से बना है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, चट्टानों के बीच में से निकाला जाता है, इसलिए इसे चट्टानों का तेल या पेट्रोलियम कहा जाता है। अब बात आती है इस पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। देखिए, पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ और ये तब हुआ जब ये समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मर गए और समुद्र के पैंदे में समा गए और उन पर रेत,
मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई तो ये ढकते चले गए और लाखों वर्षों में वायु अनुपस्थित रही। उच्च ताप और दाब की विषम परिस्थितियां रही, जिसने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। इस प्रकार से जीवों के दबे रहने से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। हम पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। देखिए, पेट्रोल है, उसके जब भंडार खोदे जाते हैं तो पेट्रोल के भंडारों के ऊपर ही जो गैस होती है वो प्राकृतिक गैस होती है। पेट्रोलियम, तेल और गैस ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पेट्रोल है वो नीचे होता है, गैस ऊपर होती है। इस डायग्राम को हम देखें तो हमें पता चलता है पेट्रोल के कुएं जब खोदे गए हैं, ऊपर गैस है, नीचे तेल है और उनके नीचे पानी है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि सबसे नीचे जल है, उसके ऊपर तेल, उसके ऊपर गैस है। ऐसा इसलिए है कि तेल है वो जल के ऊपर है, क्योंकि तेल जल से हल्का होता है और जल में मिश्रित नहीं होता, इसलिए वो जल के ऊपर है। और तेल के ऊपर गैस है, क्योंकि गैस तेल से हल्की होती है और इस तेल के अंदर मिश्रित नहीं होती, इसलिए गैस ऊपर होती है। और जो हम पेट्रोल के कुएं खोदे जाते हैं, हमें सबसे पहले गैस मिलती है और ये प्राकृतिक गैस होती है। इस प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर सीधे सिलेंडरों में भर लिया जाता है। विश्व का पहला तेल कुआं, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खोदा गया। कब खोदा गया? 1859 में। और कहाँ? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। और इसके 8 साल बाद अर्थात 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो भारत के अंदर पहला स्थान 1867 में असम का माकुम था, जहां तेल का पता चला। भारत में अन्य तेल क्षेत्र असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन हैं। इसके साथ साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर के अंदर भी कई पेट्रोल के कुओं की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें भाग्यम, मंगला, ऐश्वर्या आदि इस प्रकार के तेल के कुएं बाड़मेर से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। तो तेल के जब कुएं खोदे जाते हैं, उनसे जो तेल प्राप्त किया जाता है वो कई घटकों का मिश्रण होता है। उस घटकों को हम अलग करते हैं। तो पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है और उसकी गंध बहुत ही अप्रिय होती है। इसमें अनेक संघटक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये आदि का मिश्रण है। अब पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक होते हैं, उन संघटकों को हम अलग अलग करते हैं। तो पेट्रोलियम के संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम या प्रोसेस है उसे परिष्करण कहते हैं। और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, जिसमें इनके संघटकों को अलग अलग किया जाता है। नीचे हमें एक सारणी दी गई है। इस सारणी के अंदर हमें पेट्रोलियम के सह उत्पाद या संघटक दिए गए हैं जो पेट्रोल को परिष्करण करते समय प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ ये संघटक और इनके उपयोग क्या हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम का घटक अपने को दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी। देखिए, एलपीजी कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि हर घर में आज एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। एलपीजी का मतलब है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये हमारे घरों में सिलेंडर के अंदर भरी जाती है और घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आ रही है। जब पेट्रोल है उसका परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण के दौरान ये पेट्रोल गैस प्राप्त होती है और इसको सिलेंडरों में भरा जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। दूसरा है पेट्रोल। पेट्रोलियम के संगठन में हम जब पेट्रोल की बात करें
तो पेट्रोलियम को जब 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब गर्म किया जाता है तब इसका उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो पेट्रोल लगभग 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की स्थिति पर हमें मिलता है पेट्रोलियम से, जो मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई आदि के लिए काम आता है। मिट्टी का तेल या केरोसिन, मिट्टी का तेल या केरोसिन ये तब प्राप्त होता है जब हम पेट्रोलियम को लगभग 180 डिग्री से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। इस मिट्टी के तेल का इस्तेमाल हम स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के लिए करते हैं। अगला संकट हमें दे रखा है डीजल। तो जब हम इस पेट्रोलियम को और ज़्यादा अधिक तापमान 260 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम उत्पाद भारी मोटर वाहनों में काम आता है और विद्युत जनित्रों के ईंधन के रूप में काम करता है और ये डीजल कहलाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं स्नेहक तेल। स्नेहक तेल है जिसे हम लुब्रिकेंट भी कहते हैं। ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तब प्राप्त होता है और ये एक बहुत ही अच्छे स्नेहक के रूप में काम आता है। स्नेहक को आप साधारण रूप में एक चिकनाई के रूप में ले सकते हैं। पैराफिन मोम, इसी पेट्रोलियम को जब गर्म करते हैं तो हमें स्नेहक तेल के बाद जो प्राप्ति होती है वो पैराफिन मोम की प्राप्ति होती है। ये पैराफिन मोम कई काम आता है, जैसे मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन बनाने में, मोम युक्त कागज बनाने में, बूट पॉलिश बनाने में, मलहम बनाने में, इस प्रकार कई काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट उत्पाद के रूप में दे रखा हमें ब्यूटीमेन। देखो ब्यूटीमेन है वो आज पक्की सड़कें और पेंट निर्माण में काम आ रहा है। ये आजकल सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर ज़्यादा काम में लिया जा रहा है ताकि सड़कों का निर्माण पक्की तरह से किया जा सके। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या बनाते हैं। देखो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं और इन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन का इस्तेमाल हम अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, रेसे जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन तथा अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से हमें जो हाइड्रोजन गैस मिलती है उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम उर्वरक यानी यूरिया बनाने में कर सकते हैं। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण ही पेट्रोलियम को काला सोना या द्रव्य सोना भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस। थोड़ी सी बात हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन अब इसके बारे में पूरी बात करते हैं। जब हम पेट्रोल खोज के लिए कुएं खोदते हैं तो पेट्रोल के ऊपर जो गैस मिलती है वो प्राकृतिक गैस है और प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन के रूप में काम आती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इसको पाइपों के द्वारा सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसको प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी पेट्रोल के कुएं खोदते हैं तो ऊपर जो गैस निकलती है उसको सीधे ही संपीड़ित करके इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसको सीएनजी या संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। सीएनजी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वह बहुत ही लाभकारी है क्योंकि सीएनजी बहुत ही कम प्रदूषण करने वाली है, इसलिए वाहनों के लिए एक अच्छा और स्वच्छ इंजन है। इसकी दूसरी खास बात यह है कि जब इसका रिसाव होता है तो यह हवा से बहुत ही हल्की होने के कारण वायु में ऊपर उड़ जाती है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना नगण्य रहती है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि घरों में, कारखानों में इसको सीधा जलाया जा सकता है और पाइपों के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। और पाइपों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली के कुछ भागों में देखने को मिलता है जहां प्राकृतिक गैस को इस प्रकार से परिवहन करवाया जा रहा है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा आदि स्थानों पर पाई जाती है। नीचे ब्लॉक के अंदर हमें बुझो का चित्र दिखाई दे रहा है और बुझो हमसे सवाल कर रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नीचे देखिए, पहली का जवाब नहीं। इनका बनना एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, इसलिए पेट्रोलियम, कोयला आदि को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा है कि कोयला और पेट्रोलियम ये ऐसे पदार्थ हैं जो पृथ्वी के गर्भ में दब गए और कई लाखों वर्षों तक दबे रहने के बाद ये कोयले और पेट्रोलियम में रूपांतरित हो गए। अगर प्रयोगशाला में ऐसा करना चाहें तो ऐसी परिस्थितियां संभव नहीं है और बड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी। क्यों? कि हम ऐसी चीज़ों पर प्रयोग करते हैं या ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता है, जबकि वो पेट्रोल, कोयला का निर्माण करना चाहेगा, जीवाश्म ईंधन को भूमि में दबाएगा तो उसकी कई पीढ़ियां इसके लिए चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रयोगशाला में इस प्रकार की स्थिति को बना के नहीं देखा जा सकता। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। देखिए, बहुत से संसाधन प्रकृति में हमें मिले हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि ये प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, अक्षय प्राकृतिक साधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, वन्य जीव आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो अब ये जो समाप्त होने वाले जीवाश्म ईंधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। यदि हम इनको इसी प्रकार इस्तेमाल करते रहे तो ये कुछ 100 साल ही चलेंगे और हमारे पास इसको बचाने का कोई उपाय नहीं होगा। इसको बचाने का एक ही उपाय है कि हमें उस ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते रहना चाहिए और हमें ये जो उपलब्ध स्रोत हैं उनका इस्तेमाल हमें तब ही करना चाहिए जब हमें इसको इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। क्यों? क्योंकि ये भंडार सीमित है और कुछ 100 सालों में समाप्त हो जाएंगे। ईंधन का जलना है वो वायु प्रदूषण का एक कारण भी है और वायु प्रदूषण होता है, विश्व का उष्णन होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी हमें इन ईंधनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पर्यावरण बेहतर बने, विश्व में उष्णन का खतरा कम हो और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक होती रहे। इसके लिए एक कार्य हम कर सकते हैं कि पर्यावरण को बेहतर बनाएं, विश्व उष्ण खतरा कम करें। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। आगे बात करते हैं पीसीआरए। देखो, पीसीआरए क्या है? पीसीआरए का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये भारत में वो संघ है जो पेट्रोल का किस प्रकार हम इस्तेमाल करें इसकी सलाह देती है। तो पीसीआरए द्वारा या भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा हमें गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाएं उसके बारे में कुछ तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों के बारे में हम जिक्र यहाँ करते हैं। तो पीसीआरए के द्वारा हमें बताया गया कि पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाई जानी चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां हमें प्रतीक्षा करनी हो, इंतजार करनी हो, वहां हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए, उसे लंबे समय तक चलाए नहीं रखना चाहिए। हमारे साधन के अंदर, हमारे वाहन के अंदर टायर का दाब सही रखना चाहिए ताकि वो ऊर्जा ज़्यादा न खर्च करें। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए ताकि लंबे समय तक वो सर्विस दे और साथ ही साथ हमें ऊर्जा है उसकी भी कम आवश्यकता पड़े और हम ऊर्जा को बचाने में कामयाब हो सके। तो इस प्रकार हमने आज प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम का अध्ययन किया, कैसे बना, कैसे बचाया जा सकता है और इससे क्या क्या उत्पाद परिष्करण के द्वारा प्राप्त होते हैं
आदि के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।